धारा, यही नाम था उस लड़की का जो देवीय सुंदरता लिए हुए आई थी इस धरती पर। उसकी देवीय सुंदरता को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता और लड़कियों को उससे ईर्ष्या हो जाती। पर उस मासूम सी खूबसूरत लड़की को अपनी सुंदरता की कीमत चुकानी पड़ी और बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि अगर उस समय अरिजीत सूर्यवंशी फरिश्ता बनकर नहीं आता तो वो जिंदा भी नहीं होती। पर होनी ने ऐसा खेल रचा कि सब कुछ बिखर गया और ऐसा बिखरा कि संभालना मुश्किल हो गया। धारा की सुंदरता से अरिजीत की माँ पवित्रा सूर्यवंशी इतनी भयभीत हुई कि अपने ही हाथों अपने बेटे को बर्बाद कर दिया। किसी की सुंदरता से कोई इतना भयभीत हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सगनपुरा। वहां एक छोटे से घर में एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र यही कोई 9-10 साल की थी अपनी बड़ी बहन धारा को देख रहा था। धारा रो रही थी और वह सुबकियां लेते लेते उसकी आंखें नाक सब लाल हो गए थे। बालों की लट उसके चेहरे पर फैली हुई थी। उसके पैर में ठोकर लग गई थी और ठोकर इतनी जोर से लगी कि खून निकल आया था और ना चाहते हुए भी वो दर्द के कारण रो पड़ी। उसका छोटा भाई भानु सहमा सा उससे सटा बैठा था। उसके पांव के घाव से बहता हुआ खून अब सूख गया था। सुबह के बाद से उसके मुंह में अन्न का दाना नहीं गया था। भोर के समय सब कुछ ठीक था। सुबह मुंह अंधेरे उठकर उसकी माँ ने उन्हें रात की रोटी के साथ लहसुन और नमक की चटनी दी थी और साथ में गिलास भरकर गर्मा गर्म चाय। अम्मा अभी भी अपने बिस्तर में ही थी। गरम चाय का गिलास माँ उन्हें बिस्तर में ही पकड़ा आई थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बाहर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। आज करीब 7-8 दिन बाद धूप निकली थी। माँ ने जल्दी जल्दी गौशाला साफ की और गाय को ले जाकर बाहर बांधा। अपने बिस्तर धूप में डालकर उन्होंने अपना हंसिया कमर में खोसा और गाय के लिए घास लेने जंगल की तरफ चल दी। भानु अपनी माँ को जाता देखकर बोला, माँ मैं भी चलूंगा। भानु ने अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। माँ मना करते हुए बोली, नारे तू घर बैठकर पढ़ाई करना, दीदी के काम में मदद करना। भानु जिद करते हुए बोला, मैं चलूंगा, मैं भी गौरी के लिए घास पत्ती लेकर आऊंगा, खूब सारे फूल बटोर कर लाऊंगा। धारा भानु को जिद करते देखकर बोली, ले जाओ माँ, यहाँ मेरा दिमाग खाता रहेगा। ये कहकर धारा ने टोपी हटाकर अपने भाई के घुंघराले बाल बिखरा दिए। भानु चिढ़कर बोला, क्या करती हो दीदी, देखो माँ मेरे सारे बाल खराब कर दिए। वो मुंह फुला कर खड़ा हो गया। अरे रे मेरा राजकुमार गुस्सा हो गया। धारा नीचे झुककर उसका गोरा गुलाबी चेहरा पकड़कर उसके बाल ऊपर की तरफ बैठाने लगी। देर हो रही है भानु, चलना है तो चल, देर हो जाएगी, फिर घास काटी नहीं जाएगी। जा जल्दी अंदर से जूते पहन कर आ। माँ ने कहा तो धारा बोली, आज तो धूप अच्छी लग रही है, बर्फ ने तो गला दिए थे हाथ पैर। माँ मैं भी चलूं? धारा ने पूछा। ना बेटा ना, अम्मा घर में अकेली है, फिर धूप ढलने से पहले बिस्तर अंदर कर लेना। जमुना काकी के यहाँ से कुछ साग सब्जी ले आना, मैं चल रही हूँ। भानु मेरे साथ जाएगा तो जल्दी ही लौट आऊंगी, कहकर माँ के चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान फैल गई। धारा अपनी माँ के प्यारे से मुख को प्यार से निहारने लगी। उसे क्या मालूम था कि वो उस ममता भरे चेहरे को आखिरी बार देख रही है। जाते समय भानु ने उसे मुंह चिढ़ाया और भागकर माँ से आगे निकल गया। ए भानु, धीरे धीरे चल, आगे मत भाग। माँ भानु को पुकारती हुई पीछे पीछे चल दी। धारा मुस्कुराकर अंदर आ गई। अंदर की जाड़ बुहार सुबह ही हो गई थी। धारा ने नाश्ते और चाय के छोटे बर्तन समेटे और बाहर पत्थर पर धोने बैठ गई। अम्मा बिस्तर में बैठे बैठे ऊँघने लगी थी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था। बर्तन धोते समय धारा के दूधिया हाथ लाल पड़ गए थे। बर्तन धोने के बाद उसने अंदर से बटोर कर सारे गंदे कपड़े इकट्ठा किए और उन्हें सर्फ में भिगो दिया। आज धूप निकली है तो कपड़े धुलकर सूख जाएंगे। दोपहर तक उसका सारा काम सिमट चुका था। वे बाल धोकर नहा भी ली। अम्मा को खाना देकर वो धूप में बैठ गई। अम्मा पास में पड़े खटोले में लेटी हुई थी।
गुनगुनी धूप शरीर को बहुत अच्छी लग रही थी। सामने से कोई लड़का धारा को घूरता हुआ गाता हुआ निकला, क्रीम पाउडर घिसने के लिए ना। उसका गाना सुनकर अम्मा उठकर बैठ गई। आजा नाच बेटे, बहुत गाना चढ़ है तेरे सर पर। अम्मा जोर से बोली तो धारा ने कहा, अरे छोड़ो ना अम्मा। धारा ने अपने बाल समेट कर जोड़े की शक्ल में बांध लिए। अम्मा बड़बड़ाने लगी, अभी माँ की गोद से निकलकर खड़े नहीं हुए और गाना गाना सीख गए। जब बिस्तर पलट दे, एक तरफ से तो खूब सीख गए। आज कई दिन बाद अच्छी धूप निकली है, मेरी रजाई भी फैला दे इधर। अम्मा को अपनी इस सुंदर पोती के सौंदर्य से बहुत डर लगता है। जब तक उनका बेटा सुरेंद्र जिंदा था, उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन सुरेंद्र जी के जाने के बाद अपनी बहू और उसके बच्चों में ही उनकी जान बसती है। धारा के पिता सुरेंद्र जी भारतीय सेना में थे। एक दिन उग्रवादियों से मुठभेड़ में लापता हो गए और फिर लौट कर नहीं आए। कोई कहता था कि वो लड़ते लड़ते पहाड़ी से नीचे गिर गए और जान गंवा दी। कोई कहता है उन्हें पाकिस्तानी सैनिक पकड़ कर ले गए और अभी भी वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। कोई कहता कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं और वापस नहीं आना चाहते। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अम्मा और धारा की माँ ने किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया। उनका विश्वास था कि एक न एक दिन सुरेंद्र जरूर लौट कर आएगा। धारा तब 9 साल की थी और उसके दूध मुँहे भाई ने तो 1 साल भी पूरा नहीं किया था। सुंदर स्वस्थ बहू अभी 30 की भी नहीं हुई और उसके सुहाग पर दुर्भाग्य की छाया मंडराने लगी। लोगों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन अम्मा ने कभी अपनी बहू को सुहाग चिन्ह नहीं उतारने दिए। उसके गोरे ललाट पर बड़ी सी गोल बिंदी वैसे ही चमकती रहती। मोह तो पति वियोग में मुरझा गया था, लेकिन हाथों में चूड़ियां और गले में चमकता मंगलसूत्र, जिसे उसके पति ने कैसे कैसे पैसे बचाकर उसके गले में बांधा था, अभी भी जस का तस था। बेटी माँ से बढ़कर सुंदर निकली। नैन नक्श पिता जैसा था और रंग दूधिया माँ से पाया था। उसकी सुंदरता से अम्मा और माँ दोनों ही डरते थे, क्योंकि जिसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ती दोबारा पलटकर उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह पाता था। धारा घर के अंदर चली गई। उसने कंघी उठाई और अपने बाल सुलझाने लगी। सामने उसके पिता की फोटो टंगी हुई थी, जिसमें वह अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहने गर्व से मुस्कुरा रहे थे। तभी एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, धारा जल्दी बाहर आ, तेरी माँ को बकेरा खींच कर ले गया रे। धारा को ऐसा लगा कि वो बेहोश होकर गिर जाएगी। वो झपट कर बाहर निकली। बाहर 2 औरतें घबराई हुई खड़ी थी और अम्मा उन्हें फटी फटी आंखों से घूर रही थी। काकी बोली, जल्दी चल, भानु की भी पंजा लगा है। गांव वाले लाठी डंडे लेकर गए हैं सुनंदा को ढूंढने। ये सुनकर धारा बौखलाई हुई जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। अम्मा को पीछे पीछे आते देखकर उसने भर्राई हुई आवाज में उन्हें घर में रुकने को कहा और फिर आगे दौड़ पड़ी। दोनों औरतें भी उसके पीछे अपनी लाठी और हंसियां संभाल कर उसके साथ चली गई। धारा के साथ भागते भागते ही उन्होंने बताया कि भानु एक झाड़ी में घुसकर फूल तोड़ रहा था कि बाघ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सुनंदा ने जब अपने बेटे को खतरे में देखा तो हंसिया लेकर भाग से भिड़ गई, लेकिन उसका हंसिया छूट गया और भाग उसे खींचकर जंगल में ले गया। गांव वाले जंगल में घुसकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। भानु बहुत रो रहा था, इसलिए वो दोनों धारा को बुलाने आ गए। धारा के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। वो उबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से भागी जा रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल जाएगा। किसी अनहोनी की पंजाब उसके दिल पर महसूस हो रही थी। जंगल के बाहर 3-4 औरतें घेरा लगाए खड़ी थी। तारा लपकती हुई वहां पहुंची और फूलती सांसों को काबू में करने का प्रयत्न करते हुए उनसे पूछा, कहाँ है मेरी माँ? तभी दीदी कहकर उसका छोटा भाई बिलखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। उसका पैर खून से लथपथ था। पास में खड़ी महिलाओं ने उसके घाव पर कुछ पत्ती जड़ी बूटी कुचल कर बांध दी थी, लेकिन भागने की वजह से खून का रिसाव फिर तेजी से होने लगा।
धारा हाय करके बैठ गई और अपने भाई को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने अपने गले में लिपटा कपड़ा निकाला और अपने भाई के पैर पर कस कर बांध दिया। वो रोते हुए बोली, चुप चुप हो जा। उसने उसे अपने गले से चिपका लिया। उसके भाई की सिसकियां उसका कलेजा चीर रही थी। उसने उसके आंसू से गीली आंखें पोंछी। वो उसे गोद में उठाकर मुश्किल से खड़ी हो पाई थी। पास में खड़ी औरतें करुणा भरी नजरों से दोनों भाई बहन को देख रही थी। धारा का कलेजा मुंह को आ गया। जंगल में से दूर से आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से बोली, काकी, मेरे भानु का ध्यान रख लेना, मैं तनिक माँ को देख लूं। आंसू टपक पड़े ये कहकर तो उसने आंखों को कसकर रगड़ लिया। काकी उसको हिम्मत बनाकर बोली, नाना बेटी, जंगल में मत घुस, क्या पता बगेरा किधर छुपा बैठा हो। खेत पर जितने लोग थे सब जंगल में सुनंदा भाभी को ढूंढ रहे हैं। धीरज रख, वो ले आएंगे। धारा रोते हुए बोली, काकी तुम्हें मेरी कसम, मुझसे रुका नहीं जाएगा। मेरी माँ को पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी, मुझे जाने दो, बस मेरे भानु का ध्यान रखना। उसने एक पत्थर से टिकाकर भानु को नीचे बिठाया और उससे प्यार से बोली, मेरे भाई, मैं अपनी माँ को लेने जा रही हूँ, तू यही इंतजार करना। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, भानु कहकर बिलक पड़ा। उसके घाव से निरंतर हल्का हल्का खून रिस रहा था। काकी उसे रोकते हुए बोली, बेटी, तू यहीं भाई के पास बैठ जा, इस घाव में कुछ लगाना पड़ेगा, एक बार खून रुक जाए तो चिंता नहीं रहेगी। धारा ने कहना चाहा, लेकिन मेरी माँ। काकी उसकी बात बीच में काट कर बोली, अभी भानु का खून रुक जाए तो फिर सुनंदा को भी देखते हैं, उसे देखने को तो बहुत लोग गए हैं। प्रौढ़ उम्र की ज्वाला काकी ने उसे प्यार से समझाया, बरखा तुम यहीं रुको, मैं यहीं से खून रोकने के लिए जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। ये सब तो बेकार हो गई, तब तक तुम पास वाले झरने से कोई कपड़ा ठंडे पानी में भिगोकर घाव के ऊपर कसकर बांध दो। कहकर काकी चली गई। बरखा भी कपड़ा भिगोने चली गई। धारा को चैन नहीं पड़ रहा था। वो जंगल में दौड़कर जाना चाह रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की सुबह वाली मुस्कुराती सूरत आ जा रही थी। जितनी देर उसकी माँ को जंगल से निकलने में लग रही थी, उतना ही उसका मन घबरा रहा था। भाई का बहता खून भी उसको वहां रोके रखने में सफल नहीं हो रहा था। बरखा काकी आड़े टेढ़े पत्थरों पर कदम टिकाती हुई फुर्ती से तेज रफ्तार से बहते हुए झरने से पानी भर लाई थी और उसके दुपट्टे को खोलकर घाव को पानी से साफ कर रही थी। बानों की सिसकियां फिर शुरू हो गई थी। तब तक ज्वाला काकी अपने हाथ में कई सारी घास और जड़ी बूटी लेकर वहां चली आई। उन्होंने एक बड़े पत्ते को धोकर उस पर जड़ी बूटी को रखकर पत्थर से कूटना शुरू कर दिया। दीदी, माँ को बुलाओ, बहुत दर्द कर रहा है। घाव पर जड़ी बूटी लगाते ही भानु और जोर से रोने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सुर्खियां बंद होने लगी। वह अभी भी धारा से चिपका बैठा था। धारा के दिल में तो आग सी लगी थी। वो जब तक अपनी माँ का चेहरा नहीं देख लेती, उसके दिल को चैन नहीं था। उसने प्यार से अपने भाई को सहलाया। उसके पैर पर लगा खून सूख गया था। उसने कातर नजर से ज्वाला काकी की तरफ देखा तो उन्होंने भानु के पास बैठकर इशारे से उसे चले जाने को कहा। उसने भानु की तरफ देखा, वो निढाल पड़ा हुआ था। धारा फुर्ती से उठी और जंगल में घुस गई। वो जैसे घर में बैठी थी वैसे ही भाग उठी थी। घर में पहनने वाले घिसे हुए चप्पल उसके तेज चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी और बड़े बड़े देते पेड़ तेज हवा की वजह से झूम रहे थे। जो जंगल आम हालात में बहुत ही मनोरम लगता था, जैसे इस समय एकदम भयानक हो उठा था, या फिर धारा को ही भयानक लग रहा था। अब आगे से कोई आहट नहीं सुनाई दे रही थी। धारा धड़कते दिल से आगे बढ़ी। माँ, उसने पूरी शक्ति लगाकर आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगलों में ही गूंज कर रह गई। आगे जंगल घना होता जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तेज स्वर में फिर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज भर्रा कर फट गई और वो फूट फूट कर रो दी। इतना एहसास उसने कभी महसूस नहीं किया था। जब उसके पापा लापता हो गए थे तब भी नहीं, क्योंकि उस समय माँ ने उन दोनों भाई बहनों को अपने कलेजे से चिपटा कर रखा था। उसे अपनी माँ की दुबली पतली काया याद आई।
उसके गोरे ललाट पर चमकती बड़ी सी लाल बिंदी याद आई। खुद को सहलाते उसके स्नेह भरे हाथ याद आए और वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। दो तीन लोग अंदर जंगल से बाहर की तरफ आ रहे थे। धारा झपट कर उनके पास पहुंची। ए धारा, तू अंदर क्यों आई? बाहर ही ठहर। श्याम काका ने कहा तो धारा बोली, श्याम काका, मेरी माँ कहाँ है? वो कैसी है? श्याम काका बोले, बेटी तू अपने भाई का ध्यान रख, हम ढूंढ रहे हैं उन्हें। इतनी देर हो गई, अभी तक मिली क्यों नहीं? उसने रुलाई दबाते हुए रूंधे गले से पूछा तो काका बोले, मिल जाएगी, फिक्र ना कर, सब ढूंढ रहे हैं। चल तुझे और भानु को घर छोड़ आए। धारा रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को लेकर ही घर जाऊंगी। ऐसे नहीं, काका धारा को समझाते हुए बोले, बेटी तेरा भाई घायल हो गया है, घर में अम्मा अकेली घबरा रही होंगी, घर चल, हम सुनंदा भाभी को लेकर ही आएंगे। काका की बात सुनकर वो करुण स्वर में बोली, काका मैं घर तो बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी, पहले मेरी माँ आ जाए तभी उन्हें लेकर ही जाऊंगी, पता नहीं उन्हें कितनी चोट लगी होगी। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके साथ वहीं रुक गए। दूर से कदमों की आहट और हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। धारा आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन उन लोगों ने उसे आगे जाने नहीं दिया। रुक जा बेटी, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, काका ने गीली आवाज में कहा। थोड़ी देर में बातों की आवाजों के साथ साथ काफी सारे लोग आते दिखाई दिए। ये सब आसपास खेतों में काम करने वाले लोग थे। चार लोगों ने धारा की माँ को उठा रखा था। धारा का कलेजा मुंह को आने लगा। माँ के कपड़े खून में भीगे हुए थे। जैसे ही वो लोग पास आए तो धारा की नजर अपनी माँ के चेहरे पर पड़ी। उनकी बेजान आंखें खुली हुई थी। उनके गोरे माथे पर लाल बिंदी चमक रही थी। लेकिन ये धारा की माँ नहीं, उनका शत विशत शरीर था। उनकी आत्मा तो उनका शरीर छोड़कर कब की जा चुकी थी। हाय मेरी माँ! धारा के मुंह से जोर की चीख निकली और दो पल के लिए उसके कदम डगमगाए। वह आगे बढ़ी और फिर होश खोकर नीचे पथरीली जमीन पर गिर पड़ी। सबकी दुख भरी नजरें उस पर पड़ रही थी लेकिन वो दीन दुनिया से बेखबर हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो गांव वाले उसे और भानु को घर ले आए थे। अम्मा दहाड़े मार कर रो रही थी। हाय निर्दय, मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया। मेरा सुरेंद्र आएगा तो क्या जवाब दूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तुझे दया नहीं आई? अम्मा जोर जोर से चिल्लाकर विलाप कर रही थी। माँ का शरीर उसके सामने रखा था। शरीर भी क्या कहेंगे उसे, आधे से ज्यादा अंग बाग चबा गया था। एक लौत की तरह उसे चादर में लपेट दिया गया था। बस उसका गोरा उछला मुख और उस पर चमचमाती बिंदी पर कोई खरोच भी नहीं लगी थी। उसकी खुली हुई बेजान आंखों को ढांप दिया गया था। धारा होश में आते ही झपट कर अपनी माँ की निष्प्राण देह से लिपट गई। माँ! उसकी चीख आसमान में गूंज उठी थी और उसका करुण रुदन सुनकर हर किसी का कलेजा कांप गया और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माँ उठ जाओ ना, देखो तो भानु को कितनी चोट लगी है। माँ उठो ना, माँ उठो। वो उनके बेजान शरीर को झिंझोड़ने लगी और उनके मुंह को चूमकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। भानु भी दहाड़े मार कर रोने लगा। आसपास की औरतों ने उसे अलग किया और उसे रोकते हुए बोली, ना बेटी ना, ऐसे ना कर। धारा रोते हुए बोली, काकी मैं उठाऊंगी तो मेरी माँ जरूर मेरी बात मानेगी, वो भानु को छोड़कर नहीं जा सकती। ओ सुनंदा, हाय सुनंदा, बच्चों में तेरी जान बसती है, उन्हें छोड़कर क्यों चली गई? अम्मा भी रो रो कर बेहाल हो रही थी। आसपास बैठे लोग दुख से उन्हें देखकर आंखें पोंछ रहे थे। उनके एकमात्र मामा को खबर भेज दी गई थी और अब उन्हीं लोगों का इंतजार हो रहा था। वो लोग आए तो सुनंदा जी का अंतिम संस्कार हो। मामा और मामी आए और सुनंदा जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। धारा, भानु और अम्मा को रोते छोड़कर सुनंदा जी चली गई। 8-10 दिन में सब काम निपट गए। घर में दोनों समय आने वाले लोग, 2-4 रिश्तेदार सब चले गए।
अभी तक तो कोई पड़ोसी या संबंधी उन्हें जोर जबरदस्ती या मनोहार करके खाना खिला देता था, लेकिन अब घर का सोनापन उन्हें खाने लगा। अम्मा बेदम सी एक कोने में पड़ी रहती और भानु कभी माँ का स्वेटर या साड़ी पकड़कर रोता रहता। खुद धारा सुनी आंखें लिए यंत्रवत घर के काम निपटाती रहती। अभी 18 साल की हुई थी वो, और जिंदगी से उसका मोह खत्म होने लगा था। जब माँ की मुस्कुराती शक्ल नजरों में आती, मन करता फंदा डालकर अपनी ये लीला खत्म कर ले और सारे दुखों से मुक्ति पा ले। उस मनहूस दिन उसने माँ से कहा था कि वो भानु को अपने साथ ले जाए। अगर भानु साथ नहीं होता तो भाग के हमले में घायल नहीं होता और ना ही माँ को बात का सामना करना पड़ता। पड़ोस में रहने वाली जमुना मौसी घर आई तो देखा जो वो खाना देकर गई थी वो जूं का तू पड़ा है। उन्होंने प्यार से धारा की गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, हे भगवान, सुबह से ये खाना ऐसे ही पड़ा है। ए बेटी, तुझे तो कांदली का साग और भांग की चटनी बहुत अच्छी लगती है, खाया क्यों नहीं? धारा भरी आंखों से बोली, सब पसंद नापसंद मेरी माँ के साथ चली गई मौसी। वो फफक पड़ी तो काकी उसे दिलासा देते हुए बोली, ना बेटी ना, माना बहुत बड़ा दुख है। माँ जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती, लेकिन जाने वाले तो निर्मोही हुए हैं बेटी। अपने छोटे भाई को देख कैसे मुरझा गया है। अम्मा को तो इस उम्र में जो दुख मिला है वो बोल भी ना सके। तुझे ही संभालना है अब तो। सुनंदा जिज्जी तो चली गई, लेकिन जो रह गए हैं उन्हें तो देखना ही पड़ेगा। चल चूल्हे में पतेल डाल, चाय बना ले बेटी, मैं तेरी अम्मा और भानु को खाना खिला दूं। जमुना मौसी का मैथिक गांव उसकी माँ के गांव से लगा हुआ था, इसलिए उन दोनों ने अपने आप ही बहन का नाता जोड़ लिया था। वो बच्चों से भी मौसी ही कहलवाती थी। धारा मुझे मन से रसोई में चली गई। चूल्हे में चेड़ की लकड़ी के चिक्कल डालकर उसने चूल्हा सुलगाना शुरू कर दिया। चाय का पानी चढ़ाकर वो सुनी आंखों से आग की लपटों को देखती रही। एक आफत थोड़ी ही थी, माँ गाय को घर का काम खुद ही कर लेती थी। उन्होंने धारा को कभी इन कामों में हाथ नहीं डालने दिया। अम्मा ने भी बरसों पहले कभी ये सब काम किए होंगे। अब तो उनका खुद का ही शरीर नहीं चलता तो काम कैसे करेंगी। इतने दिनों से तो जमुना मौसी अपने नौकर को भेज देती थी, जो गाय के लिए चारा पानी और दूध निकाल कर रख जाता था। लेकिन कब तक? चाय उबल रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। चाय जब उबल कर चूल्हे में गिरी तो उसका ध्यान चाय पर चला गया। उसने कपड़े से पकड़कर चाय का बर्तन उतारा और चाय गिलासों में डालने लगी। उसकी आंखों में अपनी माँ का आखिरी दिन, उन दोनों को चाय छानकर उनके गिलासों में डालने वाली सूरत छप से आ गई और उसकी आंखें डबडबाई। जमुना मौसी कुमसुम बैठे भानु को अपने हाथों से रोटी खिला रही थी। उन्हें देखते ही भानु की आंखें भर आई। धारा ने मुंह फेर लिया। अभी तो उसका मन इतना कच्चा था कि उसकी तरफ ज्यादा देर देख ही नहीं पाती थी। बेचारे ने पिता का सुख तो भोगा ही नहीं, और इतनी सी उम्र में माँ का आंचल भी सर से हट गया। धारा ने अम्मा को चाय का गिलास थमाया और जमुना मौसी को चाय देने लगी तो उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया और बोली, पहले तू 2 कौर मुंह में डाल, तब मैं तेरे हाथ की चाय पीऊंगी। ले खुद भी खा और अपने भाई को भी खिला। उन्होंने थाली उसकी तरफ सरका दी। फिर वो अम्मा से बोली, दुनिया में भूचाल भी आ जाए तो भी ये पेट निकोड़ा अपने लिए खुराक मांगे लेता है। पेट में कुछ डाल लो अम्मा। उन्होंने थाली में रोटी डालकर उनके आगे बढ़ाई तो अम्मा बोली, ना बाबरी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस चाय पीऊंगी। कहकर अम्मा ने अपनी धोती के पल्लू से गिलास पकड़ लिया। जमुना मौसी बोली, आप तो बड़े बूढ़े हो, आपसे क्या कहूँ, जाने वालों के साथ में जाया नहीं जाता। अपने आगे बच्चों को देखो, ये बालक तो अब आपके ही आसरे हैं। इनका मुंह देखकर हिम्मत बांधो, शरीर को तो अंचल चाहिए ही। मौसी की बात सुनकर अम्मा बोली, अरे बाप रे, मैं तो पीला पात हूँ, पता नहीं कब झड़ जाऊं। सुनंदा, तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया रे। ये कहकर अम्मा बुक्का फाड़ कर रो दी। मौसी नम आंखों से अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, सुनंदा चिच्ची का बस चलता तो क्या कभी अपने बच्चों को छोड़कर जाती?
जब इतनी विपत्ति में कभी पीछे नहीं हटी तो अब तो बच्चे समझदार हो लिए, कहकर जमुना मौसी ने अपनी आंखें पोंछ ली। धारा को झूठे बर्तन समेट कर ले जाते देख अम्मा दबे स्वर में कहने लगी, जाने कैसे होगा सब कुछ। मैं बूढ़ी होली, न खेत देख सकूं न गाय को खर, जरा सी लड़की कैसे सार संभाल पाएगी। भानु तो अभी बच्चा ही है, कैसे क्या करूंगी। जमुना मौसी बोली, परेशान ना हो अम्मा, हम लोग भी तो हैं, और फिर केशव भाई जी भी तो कुछ देखेंगे। धारा के मामा हैं, ऐसे तो बच्चों को बेसहारा छोड़ने से नहीं। अम्मा दुखी धड़कते दिल के साथ खामोश बैठी रही। जमुना मौसी ने भी अपने बर्तन समेट लिए और अम्मा से बोली, मैं चलती हूँ अम्मा जी, कोई जरूरत हो तो आवाज लगा लेना, फौरन आ जाऊंगी। मौसी की बात सुनकर अम्मा ने गहरी सांस ली और भानु के ऊपर की रजाई ठीक करने लगी। धारा आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। जमुना मौसी ने उसे दरवाजा लगा लेने को कहा और अपने घर चली गई। अगले दिन अम्मा करुण स्वर में गुनगुना रही थी और रोटियां सेकती जा रही थी। धारा पशुओं का चारा लेने गई थी और भानु स्कूल। बाहर के काम करने लायक उनकी देह नहीं रह गई थी, इसलिए जिद करके बैठे बैठे रोटी सेकने का काम उन्होंने ले लिया था। बेचारी लड़की कितना काम संभालेंगी। सुरेंद्र जी के सामने अम्मा घर के कामकाज में जरा भी हाथ नहीं डालती थी, क्योंकि वो उन्हें करने ही नहीं देती थी। सुनंदा जी ने अपने सामने उन्हें काम कभी करने नहीं दिया। पहले वो काफी सारा काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे सुनंदा जी ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़ ली। सुरेंद्र जी के ना रहने पर तो खेत खलियान भी सुरेंद्र जी को ही देखने पड़ते थे, फिर भी वो उन्हें काम नहीं करने देती थी। सुबह मुंह अंधेरे उठकर वो सबसे पहले पशुओं को चारा डाल देती और फिर घर की झाड़ू पोहारू और नहाने धोने में लग जाती। दूध तब तक धीमी आंच पर उड़ता रहता। नहा धोकर भगवान के सामने धूप बत्ती लगाकर वो रोटी बनाने बैठ जाती और एक तरफ के चूल्हे पर चाय चढ़ी रहती। बच्चों को जगाकर उन्हें स्कूल के लिए तैयार होने को कह देती और गर्म रोटी और चाय का नाश्ता कर बच्चों को स्कूल चले जाने तक उनके कपड़े भी धुल जाते। अम्मा को जब से घुटनों में दर्द रहने लगा था, उन्होंने रोज नहाना छोड़ दिया था, लेकिन जिस दिन वो नहाने बैठती उनकी पीठ मलने के लिए सुनंदा जी को याद नहीं दिलाना पड़ता था। इस बीच जानवरों का चारा, पानी, बाजार से सामान लेना और हर दूसरे दिन अपना खेत देखना उनका ही काम था। सुनंदा जी के रहने से पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितने सारे काम संभालती थी। अब जो मुश्किलें आ रही थी वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, अम्मा, अम्मा। कोई आवाज लगा रहा था। अम्मा ने जवाब दिया, हाँ कौन? अंदर चली आओ बहू। जमुना मौसी की करे दिन सुषमा अंदर चली आई। उसने हाथ की टोल चिल्लाकर अम्मा के पास रख दी और वहीं बड़ा पेड़ा उठाकर वहीं बैठ गई। अम्मा ने पूछा, क्या ले आई सुषमा बहू? सुषमा ने जवाब दिया, थोड़ा सा घी है अम्मा, बच्चों के लिए लाई थी। अम्मा प्यार से मना करते हुए बोली, अरे बावरी, तुम लोग का इतना एहसान बहुत है, कैसे मैं तुम लोगों के उपकार का बदला चुका पाऊंगी। सुषमा नाराज होकर बोली, अम्मा जी गेरो जैसी बात करती ना, कौन सा मैं हाट बाजार से खरीद कर लाई हूँ, घर का घी है। अम्मा बोली, बैठ, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। सुषमा ने इनकार कर दिया, ना ना, चाय रहने दो, आप कहाँ परेशान होती फिरोगी। अम्मा बोली, ले, इसमें परेशानी कैसी, तेरे साथ मैं भी पी लूंगी। सुषमा ने पूछा, क्यों, धारा कहाँ है? स्कूल चली गई दिखे। अम्मा बोली, अरे स्कूल कहाँ जाएगी, पिछले साल ही तो 12वीं पास की है छोरी ने, गांव में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, याद नहीं है तुझे? सुनंदा ने आस पास सबको बताशे बांटे थे। सुषमा याद करते हुए बोली, अच्छा हाँ याद आया, सुनंदा चीची कितनी खुश थी उस रोज। सुषमा की आंखों में सुनंदा जी की मुस्कुराती शक्ल घूम गई। अम्मा की रोटियां सिक चुकी थी। दूसरे चूल्हे पर चढ़ी चाय में अभी समय था। अम्मा परात और आटे का बर्तन लेकर उठने लगी तो सुषमा ने उनके हाथ से बर्तन थाम लिए। सुषमा उनके हाथ से बर्तन लेते हुए बोली, लाओ मुझे दो, आप चाय छानो, मैं इन्हें खंगाल कर लाती हूँ। अम्मा मना करते हुए बोली, अरे बहू तू रहने दे, अभी धारा आएगी तो कर लेगी। सुषमा ने अम्मा के हाथ से बर्तन लिए और बोली,
कोई नहीं अम्मा जी, आप चाय छानो, मैं 2 मिनट में आई। सुषमा बर्तन लेकर आंगन में चली गई। जब तक अम्मा ने कांपते हाथों से चाय छानी, सुषमा बर्तन धोकर अंदर भी ले आई। चाय पीते हुए अम्मा के चोरी भरे गालों पर आंसू लुढ़कने लगी। उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछ लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे आंसू का बांध ही टूट पड़ा हो। और रोते रोते अम्मा की सिसकियां बन गई। अम्मा, ऐसे कैसे हिम्मत हार रहे हो? सुषमा ने हमदर्दी से उनकी पीठ सहलाते हुए कहा। किस बलबूते हिम्मत रखूं बहू? मेरा सुरेंद्र ऐसा गया कि लौट के ही नहीं आया। वो बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। अपने स्वस्थ सुंदर पुत्र की याद ने उनको भाव विभोर कर दिया। वो रोते हुए बोली, माँ से पढ़ने के लिए शहर भेजने की जिद कर रही थी। यहाँ तो 12वीं से आगे स्कूल है नहीं। अब पढ़ना लिखाना तो दूर की बात है, पेट पल जाए यही बहुत है। सुषमा चुपचाप सुनती रही। जवान लड़की को खेतों में भेजने से भी डर लगता है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो ऊपर जाकर अपनी सुनंदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी मासूम बच्ची, घास पतेल के लिए कैसे जंगल भेजूं? आंसू थे कि लुढ़कते ही जा रहे थे। सुषमा ने दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा अम्मा जी, बिल्कुल परेशान मत हो। भानु बड़ा हो जाएगा तो जल्दी ही सब कुछ संभाल लेगा। सुषमा की बात सुनकर अम्मा बोली, अरे बहू, भानु तो अभी कितना छोटा है, तब तक क्या धारा को घर पर बिठा कर रखूंगी? अपने ही गुजारा नहीं हो पा रहा है, कैसे उसके हाथ पीले करूंगी? सुषमा बोली, धारा तो इतनी गुणी और रूपवती है, उसके ब्याह को तो लोग खुद मांगने आएंगे। अम्मा ने अपने मन का डर सुषमा से कह डाला। इसी रूप से तो डर लगता है बहू, छोरी की सुंदरता ही कहीं उसकी दुश्मन न बन जाए। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, पता चले किसी रात सोई और सुबह उठी ही नहीं। भानु थोड़ा बड़ा होता तो। उनके आंसू फिर बहने लगे। सुषमा बोली, ऐसे परेशान होने से क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे। मैं इनसे कहूंगी कोई लड़का देखने को, फिर धारा के संगे मामा भी तो हैं। केशव मामा से कहो कोई अच्छा परिवार देखे। अम्मा बोली, हाँ, केशव के तो खुद के ही 4 बच्चे हैं, वो भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। फिर उसकी पत्नी आंख के इशारे पे चलाती है उसे। दूसरे की औलाद कहाँ भाएगी उसे? बाहर की सांकल खिड़की तो दोनों चुप हो गए। धारा सर पर लकड़ी का ढेर रख के अंदर आ गई। लकड़ी एक तरफ आंगन में डालकर वो हाथ मुंह धोने लगी। अंदर उसने सुषमा को देखकर सिर हिलाकर नमस्ते की और चूल्हे के पास बैठ गई। बाहर बहुत ठंड हो रही थी। उसके गोरे उज्जवल चेहरे पर उदासी छाई थी। नाक लाल पड़ गई थी। मोटी ऊन के टोपे में निकलती घुंघराली लटों पर घास के तिनके फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी वो किसी देव कन्या की तरह सुंदर लग रही थी। मक्खन में डले हाथ पे लाल पड़ गए थे। गोरे चेहरे पर लाल लाल होंठ और गहरी काली आंखें। ऐसा लगता था कि स्वर्गलोक से कोई अप्सरा ही रास्ता भटक कर पृथ्वी पर चली आई है। लड़की ने अपने माँ की सुंदरता और बाप की कदकाठी ही चुरा ली थी जैसे। सुषमा ने घबरा कर मुंह फेर लिया। वो भी उसके रूप से डर गई। वाकई उसकी सुंदरता से डर लगता था। उसका ऐसा रूप पुरुषों के मन में हलचल मचाने को काफी था। सुषमा बोली, चलती हूँ अम्मा जी, कोई जरूरत हो तो दुकान पर कहलवा देना। ये कहकर सुषमा ने अपनी चाय का गिलास उठाया और आंगन में धोकर बाहर निकल गई। रोटी खा ले धारा, सुबह भी ऐसे ही निकल गई थी। अम्मा ने प्यार से कहा और रोटी सेंक कर उन्होंने चूल्हे के ऊपर ही दबा दी थी, जिससे गर्म बनी रहे। धारा ने पूछा, आपने खा लिया? नहीं, तेरे साथ ही खा लूंगी। अम्मा ममता भरे स्वर में बोली। धारा बोली, भानु भी आता ही होगा अम्मा। अम्मा ने कहा, अभी कहाँ बेटा, अभी तो 10 साढ़े 10 बजे होंगे। धारा बोली, अम्मा मैं खेत से हरा लहसुन लाई हूँ, चटनी पीस लेती हूँ, तब तक भानु भी आ जाएगा। अम्मा ने जवाब दिया, ठीक है बेटी। दादी ने गहरी सांस ली और चूल्हे की आग गुरेदने लगी। घर में ऐसा सन्नाटा पसरा रहने लगा था जैसे कोई रहता ही नहीं हो। यही घर सुनंदा जी के सामने कितना भरा भरा लगता था। दोनों बच्चों की नोक झोंक,
अम्मा की पोपली हंसी और सुनंदा जी की सुबह की पूजा के कारण धूप से सुवासित कमरे जैसे बेजान होने पर भी खिलखिला उठते थे। मंत्र जाप करती सुनंदा जी के स्वर में जब धारा का मधुर स्वर जुड़ जाता तो अम्मा का मन भर आता। दोनों हाथ जोड़कर वो अपने देवता से यही मनाती कि हे प्रभु, बस सुरेंद्र को और भेज दो, फिर और कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन मुझ बुढ़िया का बेटा तो आया नहीं और घर का बोझ अपने कांधे पर ढोने वाली बहू भी चली गई। आंचल से आंसू पहुंचकर वो आंगन में सिल पर चटनी पीसती धारा को देखने लगी। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए। समय तो अपनी गति से चलता रहता है। कोई दुखी हो सुखी हो, जिंदगी के मजे ले रहा हो या अपनी जिंदगी से बेजार हो, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, निर्बाध गति से आगे चलता ही रहता है। आज धारा के मामा केशव जी घर आए हुए थे। अम्मा जी की तबीयत थोड़ी ढीली थी तो उन्होंने किसी से संदेशा भिजवा कर केशव जी को बुलाया था। धारा की नजर चाय बनाते हुए बार बार अपने मामा की तरफ चली जा रही थी। मामा की शक्ल हूबहू उसकी माँ से मिलती थी। उनका चेहरा और आंखें, रंग सब सुनंदा जी से मिलते थे। पहले कभी धारा ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज माँ की अनुपस्थिति में ये साम्यता उसे बार बार माँ की याद दिलाने लगी। उसका भाई भानु तो मामा से चिपका हुआ ही बैठा था। धारा ने मामा जी के सामने चाय रखी तो मामा जी की नजर अपनी भांजी पर चली गई। उसकी दीदी भी अपनी कम उम्र में ऐसी ही दिखती थी। बस धारा उनसे लंबी निकली है। बच्चों के मुंह पर जैसे किसी ने राख फेर दी हो। कैसे मुरझा से गए हैं दोनों। उसकी दीदी के सामने तो यही भाई बहन कैसे खिले रहते थे। धारा, जिस तरह दौड़ कर तू और भानु कोने वाली दुकान से अपने मामा के लिए कुछ खाने के लिए लिया। अम्मा ने कहा तो मामा जी मना करते हुए बोले, अरे ना ना, क्यों बच्चों को परेशान करना, मैं कोई पाहुन थोड़ी हूँ। केशव मामा सकुचित हो उठे, लेकिन अम्मा के इशारे पर धारा ने भाई का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल आई। दीदी, क्या लाएंगी बिस्कुट? भाई की आंखों में भरी चमक साफ देखी जा सकती थी। कितने दिनों से वो रूखी सूखी रोटी खाकर शायद उसका मन कुछ और खाने का करने लगा था। मेहमान के बहाने उसे भी 2-4 बिस्कुट खाने को मिल जाएंगे। हालांकि उनके गांव में बिस्किट वगैरह तो ऐसे ही पुराने रखे हुए मिलते थे। गांव वाले कहाँ रोज बिस्किट नमकीन खरीदते थे। वो तो कोई खास मेहमान आ पड़े तो भले ही बाहर से बिस्किट नमकीन खरीद दिया जाता था। इतना दूर दराज तो गांव था उनका। कई बार सर्दियों में जब ज्यादा बर्फ पड़ जाती तो आसपास से संपर्क ही टूट जाता था। विकास हो रहा था, लेकिन सुदूरवर्ती इस गांव में विकास की गति बहुत धीमी थी। धारा का मन भर आया। माँ के चले जाने के बाद उनके 2 बीघा खेत को बटाई पर देना पड़ा था, जिससे नामालूम सी आय हो रही थी। अम्मा ने उसे खेत पर काम करने नहीं दिया। वैसे भी इतना काम उसके वश का भी नहीं था। घर में ही इतना काम हो जाता था कि कई बार बुरी तरह थक जाती थी। अम्मा भरसक उसकी मदद करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो भी पूरी तरह स्वस्थ कहाँ थी। घुटनों के दर्द बढ़ जाने पर वो भी लाचार हो जाती थी। इस छोटे से गांव में और कोई ऐसा काम भी नहीं था जिसे करके वो 2-4 पैसे ज्यादा कमा सके। माँ से आगे पढ़ाई करने के लिए शहर जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन वो नौबत आने से पहले ही माँ ही चली गई। पैसे की कमी धीरे धीरे दरिद्रता में बदलती जा रही थी। आय के कोई साधन ना होने की वजह से चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी गीली आंखें पोंछी और लपक कर दुकान पर चढ़े अपने भाई के साथ जा खड़ी हुई। धारा और भानु के बाहर आते ही अम्मा केशव जी से बोली, केशव बेटा, धारा के लिए कोई बर ढूंढो। ये सब घर बार हो जाए तो चैन से मर सकूंगी। भानु का क्या है, छोरा जहां रहेगा कमा खा लेगा। जिस बात के लिए अम्मा ने धारा को बाहर भेजा था तो वो जल्दी जल्दी पूरी कर लेना चाहती थी। लेकिन अम्मा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो अपनी धारा छोटी ही है। अम्मा बोली, मेरे दिल में हौल सा बैठ गया है। जो मेरी आंख किसी दिन बंद हो गई तो इन बच्चों का क्या होगा। धारा अपने घर बार की होगी तो भाई को किसी न किसी तरह संभाल ही लेगी। सुरेंद्र होता तो, इनके बाबा होते तो मुझे काहे की फिक्र थी। बूढ़ी अम्मा की आंखें कहते हुए झिलमिला उठी और आंसू छुरीदार गालों पर बहने लगे। देख बेटा, ये तेरे दीदी के बच्चे हैं,
कुछ तो तेरा भी फर्ज बनता है, वो टूटे हुए स्वर में बोली। केशव जी बोले, हाँ जी, मैं देखता हूँ जो भी बन पड़ेगा जरूर करूँगा। आप तो जानते हो मेरी मामूली सी नौकरी है, नहीं तो अपनी बहन के बच्चों को यूं थोड़ी ही छोड़ देता। अम्मा बोली, देख केशव, दारा को अच्छा घर बार मिल जाए इसके लिए मैं वो जमीन का टुकड़ा भी बेच दूंगी, बस मेरी धारा को कोई दुख ना उठाना पड़े। आज को सुरेंद्र यहाँ होता या इसकी माँ होती तो मुझे रत्ती भर सोचने की जरूरत ना थी, लेकिन तू सगा मामा है इनका, तुझसे ही तो कहूंगी। पर आए इंसान का क्या भरोसा, कोई उल्टे सीधे परिवार में चली गई तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। मेरी फूल सी पोती ने अभी तक तो कोई सुख देखा नहीं, आगे की जिंदगी तो चैन से बीते। धारा और भानु के अंदर आते ही दोनों की बातचीत बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब केशव जी चलने लगे तो उन्होंने धारा और भानु से अपने साथ चलने को कहा। चलो थोड़े दिन मामा के साथ रह लेना, तुम और भानु, तुम्हारी माँ भी तुम लोगों को याद कर रही थी। मामा की बात सुनकर इतने दुख में भी धारा को हंसी आते आते रह गई। माँ के ना रहने पर आई मामी सारा समय एक तरफ ही बैठी रही, जबकि आस पड़ोस की औरतें घर में काम कर रही थी। एक तो उम्र से पहले ही इतना ढेर सारा मांस जोड़ लिया था उन्होंने कि उनका स्वाभाविक रूप से उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा था। बच्चों को भी इसी डर से गले नहीं लगाया कि कहीं ननंद के बच्चे गले ही न पड़ जाएं। उनके मन के भाव को ना समझ सके इतनी भी छोटी नहीं रही है धारा। और तो और छोटे भानु को भी उनका दिखावा समझ आ रहा था। धारा मना करते हुए बोली, नहीं मामा जी, अम्मा को छोड़कर कैसे जाएंगे। धारा ने गंभीरता से कहा तो अम्मा बोली, अरे अभी स्वर्ग नहीं सिधार रही मैं, जाना चाहे तो चली जा भाई को साथ लेकर, उसका भी मन बदल जाएगा, यहाँ तो सब है। जमुना से कह दूंगी वो रात में सोने आ जाएगी। धारा ने अम्मा की बात सुनकर जवाब दिया, जमुना मौसी की तबीयत ठीक नहीं है अम्मा, कई दिनों से बुखार आ रहा है उन्हें, वो कैसे आ पाएंगे आपके पास। अम्मा बोली, अरे उनके किसी बच्चे को बुला लूंगी, तू मेरी वजह से अपना मन मत मार, कितने दिनों बाद तो जाएगी। लेकिन अम्मा के बहुत कहने पर भी धारा की ना हाँ में नहीं बदली। भानु भी उसका कुर्ता पकड़े उसी के पीछे छुपा रहा। केशव जी पैसे से कमजोर थे लेकिन दिल के बुरे नहीं थे, परंतु उनकी पत्नी पारुल बहुत ही कर्कशा थी। वो हमेशा किसी न किसी से लड़ती भिड़ती रहती। उनका तो बस नहीं चलता कि वो हवाओं से भी लड़ जाती। उस पर उनकी 4 संतानें, जिसमें 3 लड़कियां और इकलौता पुत्र, सब एक से बढ़कर एक थी। एक बार का धारा को याद है, जब उनकी नानी जिंदा थी, माँ उन्हें लेकर गई थी। तब मामी के बच्चों ने ऐसा उधम मचाया कि बस कहने की बात नहीं है। उनका बेटा तीनों लड़कियों से छोटा था, लेकिन अपनी बड़ी बहनों को इतनी बुरी तरह पीटता था कि धारा के देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। फिर तीनों बहनों ने भी मिलकर लात घूंसों से उसे खूब पीटा था। उसके बाल नोच नोच कर घोंसला बना दिया था। बाद में मामी ने एक लकड़ी उठाई और अपने लाडले बेटे को छोड़कर धमाधम मार कर सबकी पीठ उधेड़ दी थी। भानु तो बहुत छोटा था तो सहम कर रोने ही लगा था। माँ भी अपने मायके के घर जाती कहाँ थी। वो तो जब तक नानी जिंदा रही तभी तो एक चक्कर लगा लिए थे। उनकी माँ की ममता उन्हें उस कलहपूर्ण घर में खींच ले जाती जहाँ उनके भाई की पत्नी को उनका आना जरा भी सुहाता नहीं था। नानी भी तो बेचारी अंधी थी। कहते हैं कि जब 2 बच्चों को छोड़कर नाना एक दिन खाई में गिर पड़े थे और उनका शरीर भी नहीं मिला था, तभी से नानी दिन रात उनकी याद में रोया करती थी। धीरे धीरे आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ा और आखिर में एक दिन वो कुछ भी देख पाने लायक नहीं रही। बचपन से ही उनकी माँ दुख और कष्टों में पली थी। भाई छोटा था और माँ अंधी। किस तरह से अपना परिवार संभाला था उनकी माँ ने। विडम्बना तो देखो कि उनके बच्चों को भी अब वही सब भुगतना पड़ रहा है। केशव मामा जी की विदा हो जाने के बाद अम्मा अपने बिस्तर में पड़ गई और धारा अपने बाकी काम निपटाने लगी। धीरे धीरे उसने गाय का दूध निकालना भी सीख लिया था। कब तक दूसरों पर आश्रित रहती। आरंभ में सभी लोग सहानुभूति की वजह से साथ देते रहते हैं, लेकिन फिर अपना काम अपने आप ही करना पड़ता है और ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है।
भानु लालटेन की रोशनी में बैठा पढ़ रहा था। वैसे तो उनके गांव में लाइट आती थी, लेकिन बिजली का कनेक्शन अभी 8-10 बड़े बड़े घरों में ही था। एक दिन धारा जंगल से लकड़ियां लेने गई, तभी कई लफंगे से लड़के अचानक वहां आ गए और उस पर फब्तियां कसने लगे। एक बोला, ओहो कैसी पतली कमर है, देख देख, मेरे तो एक हाथी में आ जाएगी। दूसरा बोला, जादूगरनी तो नहीं है यार, इतनी सुंदर छोरी गांव में कहाँ होगी, जादू से उड़ा ले जाएगी। तीसरे ने भी अपना गंदा मुंह खोला, संभाल के ओए, मुंह देख, शिमला सेब की तरह लाल धरा है, अरे एक नजर डालने से घिस तो नहीं जाओगी। धारा ने सहम कर अपनी लकड़ियां सिर पर रखी और तेज कदमों से गांव की तरफ जाने लगी। पता नहीं कौन सी कुकड़ी में उसके कपड़ों पर एक सड़ा हुआ फल टपक गया और उसे धोने के चक्कर में वो झरने के पास चली आई। साथ की औरतें आगे बढ़ गई थी क्योंकि शाम ढल रही थी और उन्हें घर के कामों की चिंता सता रही थी। फिर गांव में ऐसा डर तो कुछ है नहीं, अधिकतर सभी सभी को जानते हैं। धारा ने गले के इर्द गिर्द लिपटा कपड़ा खोला तो उसके घुंघराले रेशमी बाल काले नांगों से लहरा उठे। वो जल्दी जल्दी अपना आंचल धोकर मुंह पर ठंडा पानी डालने लगी। अभी खड़े होकर वो चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि घास की चरमराहट की आवाज से चौकन्नी होकर भयभीत हिरनी की तरह इधर उधर देखने लगी। पता नहीं कब से ये लफंगे उसे देख रहे थे। जैसे ही वो अपने बाल समेटने लगी, वो कूदकर उसके सामने आ खड़े हुए। अरे इतना बोझ मत उठाओ, हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। धारा उन लफंगों को देखकर भयभीत हो गई। उसने वहां से लगभग दौड़ ही लगा दी। ए धारा, क्या भूत पीछे पड़ गए, इतनी तेज से क्यों दौड़ रही थी। जमुना मौसी उसके पीछे पीछे घर में घुसी थी। मौसी भूख लग रही थी जोरों की। उसने आंखें चुराते हुए कहा तो जमुना मौसी बोली, ले तब तो बिल्कुल सही समय पर आ गई, पिनालू बनाकर लाई थी, तेरी माँ को भी बहुत पसंद थे। पहले से माँ को याद करती आई धारा की आंखों में माँ का नाम सुनते ही पानी आ गया। फौरन ही जमुना मौसी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो जल्दी से बोली, आजा चल चाय पिला दे, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। उन्होंने फौरन उसका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। धारा बोली, अभी हाथ मुंह धोकर आई मौसी, आप अंदर चलकर अम्मा के पास बैठो। धारा पानी लेकर हाथ मुंह धोने लगी। जमुना मौसी डिब्बा लेकर अंदर चली गई। धारा भी हाथ मुंह धोकर चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाने लगी। अम्मा जमुना मौसी से घुटनों में दर्द भर जाने के बारे में बता रही थी। रात में सोते समय धारा को उन्हीं लफंगों की बातें याद आ गई। उसका दिल बेचैन हो गया। जब से माँ के साथ दुर्घटना हुई है, उसे जंगल के अंदर घुसने में वैसे भी डर लगने लगा है। जब से माँ गई है, उसका आत्मविश्वास भी जैसे खत्म होकर रह गया है। क्या था जो उनको फटकार देती, लकड़ी निकाल कर धमका दी, लेकिन उस समय दिल तो एक नन्ही चिड़िया सा तेज तेज धड़कने लगा था। बस लगा कि किसी तरह घर पहुंच कर दुबक जाऊं। अगर यही हाल रहा तो कैसे गांव के लिए घास और चारा लेकर आएगी। जंगल ही तो ईंधन का स्रोत है, वन की लकड़ी के बिना चूल्हा कैसे जलेगा। कल से सब औरतों के साथ ही जाएगी और उन्हीं के साथ आएगी। किसी को मौका ही नहीं देगी कि वो उसे अकेले पाकर कुछ कह सके। यही सोचकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। छोटे से भानु को उसने कसकर अपने से चिपका लिया और सोने की कोशिश करने लगी। आजकल उसकी बूढ़ी दादी अपने घुटनों के दर्द से परेशान है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर उसे सारा काम भी समेटना है। दादी के घुटने सूज गए हैं, कल वैद्य से उनकी दवा भी लानी होगी। भानु कुनमुनाया तो उसने उसे अच्छी तरह रजाई उड़ा दी और करवट बदल कर लेट गई। अगले दिन धारा घास लाने को निकल तो पड़ी, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वैसे तो गांव में सब उसे जानते थे और सबको उससे सहानुभूति भी थी, लेकिन धारा जानती थी कि किसी लड़की के पीछे कोई लफंगा पड़ जाए तो लोगों को बातें बनाने में समय नहीं लगता। लड़की की कोई गलती ना होते हुए भी लोग उसे दोषी मानने लगते हैं कि जरूर उसके ही किसी बात से उसकी हिम्मत पड़ी होगी। और उसके सिर पर तो माँ बाप दोनों का ही साया नहीं है, उसे तो बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे। उस दिन वो लड़की कहीं नहीं दिखाई थी तो धारा ने चैन की सांस ली। शाम को जाकर वो वैद्य जी से अपनी अम्मा का हाल बताकर दवा भी ले आई। इधर शहर से थोड़ी दूर कई एकड़ में फैली सफेद हवेली
धूप की रोशनी में जगमगा रही थी। ये हवेली इतनी खूबसूरत थी कि एक बार कोई देख लेता तो नजरें हटाना भूल जाता। यहाँ रहते थे रघुवीर सूर्यवंशी और उनकी पत्नी पवित्रा सूर्यवंशी। इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अरिजीत सूर्यवंशी और बेटी का नाम मुग्धा सूर्यवंशी। दोनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं और फिलहाल कुछ दिन के लिए यहाँ आए हुए हैं। रघुवीर सूर्यवंशी जी अपनी पत्नी पवित्रा सूर्यवंशी जी से बहुत प्यार करते हैं और वो कोई भी काम पवित्रा सूर्यवंशी जी की मर्जी के बिना नहीं करते। घर का कोई भी फैसला पवित्रा जी की इच्छा अनुसार ही होता है। दोनों बच्चे भी अपनी माँ पवित्रा जी की बात का बहुत मान सम्मान करते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। एक तरह से पवित्रा जी के कहे शब्द उनके पति और बच्चों के लिए पत्थर पर लकीर की तरह हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं चाहता और पवित्रा जी भी एक सहृदय महिला हैं। दान धर्म के कार्य भी अक्सर करती रहती हैं। घर के नौकरों से भी बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। घर का वातावरण बहुत ही शांत एवं सौहार्दपूर्ण है। अरिजीत मुंबई से एमबीए कर रहा है और मुग्धा दिल्ली में पढ़ती है। आज सुबह डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। रघुवीर जी ने अरिजीत से पूछा, जीत बेटा, और क्या सोचा आपने? एमबीए करने के बाद क्या करना चाहते हो? अरिजीत जूस का गिलास अपने होठों से लगाते हुए बोला, बाबा, अभी पहले एमबीए पूरा हो जाए, उसके बाद आपके साथ बिजनेस में हाथ बटाना है। आप कब तक अकेले सब संभालेंगे? यह सुनकर रघुवीर जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम बिजनेस ज्वाइन करना। कब वापस जा रहे हो? कल शाम की फ्लाइट है बाबा, मुग्धा बोली। भाई, एक दो दिन और रुक जाइए ना, 2 दिन बाद मैं भी जा रही हूँ, तब चले जाइएगा। अरिजीत बोला, गुड़िया, कल जाना जरूरी है, नहीं तो रुक जाता। परसों एक असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना है। नेक्स्ट टाइम रुक जाऊंगा, पवित्रा जी बोली। ठीक है जीत, अभी आप जाइए, नेक्स्ट टाइम कुछ दिन रुक कर जाइएगा। अरिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मॉम, और नाश्ता करने लगा। बाकी सब भी नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद अरिजीत घूमने निकल गया। रघुवीर जी ऑफिस चले गए और पवित्रा जी घर के सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने लगी और मुग्धा हवेली के बाहर गार्डन में टहलने के लिए चली गई। धारा के मामा केशव जी भी इसी हवेली में खजांची हैं और घर के हिसाब किताब का लेखा जोखा उन्हीं के पास रहता है। पवित्रा जी ने केशव जी को बुलाया और हवेली में 2 दिन पहले हुई पार्टी का हिसाब किताब देखने लगी। अगले दिन अरिजीत मुंबई वापस चला गया और मुग्धा दिल्ली चली गई। उधर गांव में अगला दिन भी चैन से बीत गया तो धारा निश्चित हो गई। हो सकता है वो लड़के इधर गांव से गुजरते हुए उससे टकरा गए हों। जो भी था धारा के लिए अच्छा ही था। आज भानु की फीस जमा करने उसे भानु के स्कूल जाना था। इस स्कूल में उसकी भी शिक्षा हुई थी। स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाएं उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे और उससे सहानुभूति भी रखते थे। सरोज मैम ने उसे आगे पढ़ाई करने के लिए काफी प्रोत्साहित भी किया था। उन्होंने उसके शहर में एडमिशन लेने पर पूरी मदद करने का भी प्रॉमिस किया था, क्योंकि उनका मायका शहर में ही था और उनकी भी पढ़ाई लिखाई शहर में हुई थी। धारा जमुना मौसी को अपने साथ ले जाने के लिए उनके घर गई तो वो ढेर सारे कपड़ों का ढेर लगाए उन्हें धोने में लगी थी। उनके तीनों बच्चे भी भानु के साथ स्कूल में ही पढ़ते थे। आज तो तेरे साथ नहीं चल पाऊंगी छोरी, पूरा गट्ठर धोने को पड़ा है और स्कूल जाने में आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। देर से धोऊंगी तो कपड़े सूख नहीं पाएंगे, धूप चली जाएगी। कल चल देना, धारा बोली। मौसी, भानु आज ही आने को कह रहा था, नहीं जाऊंगी तो रूठ कर बैठ जाएगा। फिर तो आप जानती हो कि उसे मनाना कितना मुश्किल है, जमुना मौसी बोली। फिर तो तू चली जा बेटा, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। धारा फौरन उठ गई। देर करने से कोई फायदा नहीं था। अम्मा भी घर पर अकेली हैं, इसलिए वो स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में भानु के अध्यापक हरिओम शर्मा उसे देखते ही खुश हो गए और उससे उसके हालचाल पूछने लगे। उन्होंने जानबूझकर उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा कि उसे दुख होगा। सरोज मैम भी मिल गई और वो उसे अपने साथ ले गई। बहुत देर तक उसी बारे में पूछती रही, आगे पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है तुमने?
उन्होंने पूछ लिया तो धारा सिर झुकाकर खामोश बैठी रह गई। देखो, सरोज मैम बोली, अगर कुछ पैसों की परेशानी है तो मैं मदद कर सकती हूँ। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, बाद में तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी तुम्हें। मैम, छोटे भाई और अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती, उसने विवशता भरे स्वर में कहा। हाँ, ये तो है, ये समस्या तो वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन तुम चाहो तो प्राइवेट फॉर्म भर दो। घर पर रहकर पढ़ाई करना, बस परीक्षा देने के लिए शहर जाना पड़ेगा। दारा उनकी बात सुनकर बोली, जी अम्मा से पूछकर ही बता पाऊंगी। पूछ लो, अभी समय है, अभी तो तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा। मैं किसी से कहकर फॉर्म भरवा दूंगी, बस तुम अपने प्रपत्र दे देना। सरोज मैम ने स्नेहपूर्वक कहा। वो धारा को बहुत पसंद करती थी, बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और दिमाग की उतनी ही तेज। उनको नमस्ते कर धारा वहां से बाहर निकल आई। अम्मा तो पढ़ाई के लिए कभी ना नहीं कहेंगी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अपनी विवशताएं उसे बखूबी पता है और सरोज मैम बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके पैसों से फॉर्म भरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। अपने ही ख्यालों में खोई वो सीढ़ियां उतरती हुई पत्थर वाली रोड पर आ गई। पीछे पीछे कोई आ रहा था, जोर जोर से गाना गाता हुआ। बैठ माया मेरी गाड़ी में, हो जा सवार। उसने मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उन्हीं 3 लड़कों में से एक लड़का उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके मुंह पर बड़ी अश्लील सी मुस्कान थी। अपने हाथ को अपने बालों के गुच्छे पर फेरता वो लगातार उसकी तरफ देख रहा था। धारा ने रुआंसी होकर आगे देखा। गांव अभी काफी दूर था, वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। उसने अपने कदमों की गति तेज कर दी तो वो लड़का भी तेज चलने लगा। आगे क्या होगा? क्या धारा बच पाएगी? क्या धारा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या उसके जीवन में अभी और तूफान आने बाकी हैं? 2 अलग अलग परिवेश में पले बढ़े अरिजीत और धारा को क्या किस्मत एक दूसरे से मिला पाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।